कल मैं आपको क्या पढ़ा रहा था बेटा, कल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो टॉपिक स्टार्ट किया था एलसीआर का, ठीक है। तो वही टॉपिक करेंगे हम, आपने जितना करेक्ट है उसको उसके आगे करेंगे बेटा। तो एसी सर्किट containing LCR in सीरीज, ठीक है। सीरीज में उनको हम जोड़ेंगे बेटा। तो कल हमने किया था ये कि भाई एक कोयल है, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, उसको एक सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसकी इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है और एक सोर्स है, ठीक है, जिसकी ईएमएफ E है भाई, ठीक है। चलो उसके बाद मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि एक बार याद करके आना कि कौन किस में कितना फेज का डिफरेंस है, तो देखा पता है कि करके। सबसे पहले लेट हम ये ले लेते हैं, जो करंट है ना, करंट वो करंट वेरी कर रहा है साइन वेरिएशन से साइन ओमेगा टी। अब बताएं, रेजिस्टेंस के केस में फेज डिफरेंस जीरो होता है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड करेगा, यानी कि वोल्टेज पीछे रहेगा। हम अगर वोल्टेज की बात करते हैं ओनली, क्योंकि करंट तो दे दिया, आप ध्यान से सुनना बात। अब करंट गिवन है, अब जब करंट गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो वोल्टेज कहां होगी, वोल्टेज कहां दिखाएंगे हम, वो देखिए। तो करंट हो गया गिवन, जिसका एंगल ओनली ओमेगा टी है, फेज कितना है, ओमेगा टी। अब इस ओमेगा टी में या तो जीरो ऐड होगा या पाई बाय 2 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ तो होगा यहाँ पे। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस का जब केस आया, तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, इसका वोल्टेज की इक्वेशन भी ऐसी ही बनेगी। अगर अकेला रेजिस्टेंस होता तो, अकेला कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे रहती है, यानी कि करंट लीड करता है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज आएगी वो इससे पीछे रहेगी। कितना पीछे, पाई बाय 2 फेज। इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज आगे रहेगी इस करंट से, कितना फेज, पाई बाय 2। तो तीनों के केस में तीनों के तीनों जोड़ दिए जाए तो तीनों के केस में वोल्टेज आगे या पीछे है, कितने का फेज का डिफरेंस होगा वो अब निकालेंगे, ठीक है, यूजिंग फेजर डायग्राम। तो पहले बनाएंगे फेजर डायग्राम, और सभी केसेस के अंदर पहले हम उसका सारा रोल निकालते थे, उसके बाद में फेजर डायग्राम बनाते थे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद में आगे केस करेंगे। तो इस फेजर डायग्राम को अच्छे से समझना, यही है जो भी है इसके अंदर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे गिवन क्या है, यहाँ पे करंट गिवन है। तो भाई ये है करंट, ये है करंट, ठीक है। मैं करंट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि वोल्टेज का रिजल्टेंट भी आना है। मान लेते हैं ये करंट है, ठीक है बेटा। और इसके साथ में ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया ओमेगा टी, और इसकी लेंथ उसकी क्या दिखाती है, पीक वैल्यू, दिस इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। अब पहला केस क्या है, पहला केस है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज उसी फेज में होगी, उसी लाइन में होगी, ओनली डिफरेंस होगा, तो किसका डिफरेंस होगा, ओनली एंड ओनली पीक वैल्यू का। तो भाई करंट की पीक वैल्यू मान लो ये है, वोल्टेज भी उसी के अलॉन्ग होगी, तो वोल्टेज होगी ये इसी लाइन में ही होगी, तो मान लेते हैं ये वोल्टेज होगी, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। वोल्टेज की पीक वैल्यू अक्रॉस रेजिस्टेंस को मैं नाम लिख देता हूं VR। तो यहां जब इसी लाइन में दिखाया है तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी पीक वैल्यू है। तो VR मींस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब आपको दिखाना है किसके लिए, मान लो C के लिए। तो वोल्टेज अक्रॉस C और एक होगी वोल्टेज अक्रॉस L। तो वोल्टेज अक्रॉस C क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस C पीछे होगी ना, क्योंकि करंट आगे होते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस C पाई बाय 2 पीछे होगी करंट से, करंट सभी का यही है। तो इस करंट से पाई बाय 2 पीछे बना दे वोल्टेज, तो पीछे कहां, नीचे, ये है भाई VC एंड कम्स दिस इज VC।
दिस इज वोल्टेज अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, और इसमें कितने का फेज का डिफरेंस है, पाई बाय 2, और ये से पीछे है, तो पीछे में ऐसे एरो दिखा देता हूं, तो ये पाई बाय 2, और इसका रोटेशन क्या है, आगे की साइड, यानी ओमेगा टी आगे की साइड, अगर दिखाए तो, अगर कंफ्यूज ना हो तो, नहीं तो बस एंगल भी दिखा सकते हो आप। तो इस करंट और इस वोल्टेज दोनों के बीच में कितने का फेज का डिफरेंस, पाई बाय 2, एंड साथ साथ वोल्टेज अक्रॉस आर और वोल्टेज अक्रॉस सी, उनमें फेज का कितना डिफरेंस, पाई बाय 2। और अब आपको बढ़ाना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इस करंट से पाई बाय 2 आगे होगा, तो आगे मतलब इस करंट से आगे पाई बाय 2 इधर होगा। अब ये VL और VC एक डायरेक्शन में तो आएंगे, एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, एक डायरेक्शन में नहीं, एक लाइन में, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए एक चीज माननी पड़ेगी, क्या माननी पड़ेगी, यहां पे ये हो गया VL, यहां ये मान लेना कि लेट VL ना VL मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस ग्रेटर है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, यानी VL का मैग्नीट्यूड VC से ज्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम बनाना, इसकी लेंथ कम बनाना, इसकी लेंथ ज्यादा बनाना, और इसके बीच का जो फेज का डिफरेंस है ये भी कितना है, पाई बाय 2, ये इससे आगे है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो फेज का डिफरेंस, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है फेज डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस सी, फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस एल, फेज डिफरेंस पाई बाय 2। ये आप छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने आप ही नोटबुक में लिख सकते हैं साइड में। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस सी, फेज डिफरेंस इज पाई 180, इसमें और इसमें, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, करंट तो पता ही है, VR, VL और VC, इनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा वो देखो, ये वेक्टर होंगे सारे वेक्टर, अब वेक्टर को तो वेक्टर एडिशन से कल आपको समझाया था, वेक्टर एडिशन से सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप सोल्व करोगे इन दोनों अपोजिट वेक्टर को, तो दो अपोजिट वेक्टर हैं, एक ये और एक ये, मान लो हमारे पास इस तरह से दो अपोजिट वेक्टर हो, ऊपर है मान लो कितना 100 न्यूटन, नीचे हमारे पास यहाँ पे है 10 न्यूटन। बताओ इस दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना होगा, अपोजिट है तो 100 माइनस 10 कितना होगा 90, कहां होगा 90, 100 के साथ, तो जितना ये 10 है, ये 10 यहां से हटा दो, ये 10 यहां से हटा दिया, तो ये इतना बच गया यहां से लेकर यहां तक, और जो कितना बच गया 90, ये 10 हटा दो, 10 और जितना पार्ट हो, तो रिजल्टेंट जो बच गया वो इतना बच गया, वो कितना हो गया 90। तो सेम ऐसे ही आपको यहां भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो अपोजिट वेक्टर्स आपके सामने यहाँ पे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालें। अपोजिट कौन कौन से हैं, अपोजिट है VL और अपोजिट है VC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस VL में से VC माइनस हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा VL माइनस VC, मतलब ये VC मान लो इतना पार्ट है, इसमें हटा देता हूं मैं, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो मान लो ये VC पार्ट इसमें इतना हटा दिया, तो यहाँ पे इतना बच गया, बस ये सब बच गया इतना, ये वाला, और ये कितना बच गया बेटा, ये रिजल्टेंट आ गया VL माइनस VC, यहां से लेकर इस O से लेकर यहां तक रिजल्टेंट बच गया VL माइनस VC, ठीक है। तो भाई इस VL और VC का रिजल्टेंट तो ये हो गया। अब हमारे पास कौन सा बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है VL माइनस VC, यानी एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, ये भी बताया था मैंने कि भाई यहां तो बच गया हमारे पास, कोई भी हमारे पास रिजल्टेंट कितना 90 न्यूटन बचा है, एक इधर हमारे पास दे रखा है कितना मानो 50 न्यूटन। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं पैरेललोग्राम से। इसके लाइन पैरेलल इधर खींच दो, इसके पैरेलल इधर खींच दो, और इसका डायगोनल बढ़ा दो, और डायगोनल क्या कहलाएगा रिजल्टेंट। तो यहां भी ऐसे ही करें, इसके पैरेलल यहाँ पे R के पैरेलल, यानी कि कौन सा ये वाला है, तो इसके पैरेलल R के पैरेलल खींच दो यहां से, ठीक है, VR के बराबर, इस VR के बराबर ये कर दिया हमने। अब VR से
इसके अलोंग पैरेलल यहां बना दे, ये किसके इक्वल होगा, वीएल माइनस वीसी के, ये वीएल माइनस वीसी के। तो इसका और इसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा, यहां से ये रिजल्टेंट आ गया हमारा। ठीक है, एक मिनट बेटा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, ये हो गया कौन सा, वी आर, और ये क्या बनेगा, वीएल माइनस वीसी। तो इनका रिजल्टेंट होगा ये वाला, और इस रिजल्टेंट को, ये भी क्या है मैक्सिमम, ये भी क्या है मैक्सिमम, तो ये भी क्या आएगा मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम का मैं नाम दे देता हूं ई नोट। ठीक है, और इसको वीआर के साथ इसका मैं एक फेज बना देता हूं, यानी एंगल हो गया कोई भी एक, और उसका एंगल मान लेता हूं मैं फाई। ये कोई भी एक एंगल आ गया फाई यहां पे, जो कि वीआर के साथ, आप हो सकते हो इसके साथ मान लें, मैंने वीआर के साथ इसको बना लिया। ठीक है, अब आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है ना, तो इस पैरेललोग्राम में हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, अब बताओ देखा। तो सबसे पहले हम इसकी सभी की वैल्यू लिखेंगे ना, कि भाई वी आर क्या है, वी एल क्या है, वीसी क्या है, तो वो निकालेंगे। तो मैक्सिमम वोल्टेज across रजिस्टर, दिस इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होती है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट और इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर क्या होगी, वीएल। मैक्सिमम वोल्टेज है तो ये भी क्या कहलाएगी, आई नोट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर का नाम क्या था, एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वीसी क्या हो जाएगी, V इक्वल टू आई आर, यानी कि इसका करंट और इसी का रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कौन सा होता है, एक्सी। तो हमारे पास तीन वोल्टेज है, मैक्सिमम है तीनों के तीनों यहाँ पे। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है आई नोट आर, एल होता है आई नोट एक्सएल, सी होता है आई नोट एक्ससी। आप इसको एक्स आर मत लिख देना, बार बार मैंने बोला ये एक्स आर नहीं है, एक्स का मतलब होता है रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस होते हैं ओनली दो, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप रिजल्टेंट बताएं, ई नोट रिजल्टेंट क्या होगा, ई नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, सही यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप, कि भाई ई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, और ये भाई ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ई नोट स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ई नोट स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर। और चाहे पैरेललोग्राम का यूज करके सोल्व कर सकते हो, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। वी आर में और वीएल माइनस वीसी में कितना एंगल है, 90 का, तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। ठीक है, ये e यहां पे है, ये सोर्स है। अब सभी की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा ए नोट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर के हमारे पास आई नोट आर। अच्छा, अब आप देखो यहां पे एक बात, मैं आपको कल एक क्वेश्चन बता रहा था, क्या कि भाई इसके ये जो नेट वोल्टेज है वो ई है, मैंने कहा था इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वीएल, इसके अक्रॉस होगी वीसी, इसके अक्रॉस होगी वीआर। मैंने कहा था इन तीनों की जो आरएमएस वोल्टेज होती है या मैक्सिमम जो वोल्टेज होती है वो कभी भी इसके सम के इक्वल नहीं, इसके इक्वल नहीं होगी, इन तीनों का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं होगी।
हम सीधा सम नहीं कर सकते, वो कभी इसके इक्वल नहीं आएगा, वो ज्यादा आएगा। तो कहते हैं रिजोल्व द पैराडॉक्स। ज्यादा क्यों आया? तो ज्यादा इसलिए आया क्योंकि इनके अंदर वोल्टेज और करंट सभी में क्या है, अलग अलग फेज डिफरेंस में, किसी में करंट आगे किसी में पीछे है, ये कहेंगे हम। तो फिर वो कहेगा कि इसको सोल्व करें आप, रिजोल्व द पैराडॉक्स, पहले को सुलझाएं हम। तो फिर कैसे करोगे आप? इस तरह से करोगे आप। अगर आपको निकालना है ई नोट, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये आरएमएस है तो ये भी क्या हो जाएंगे? आरएमएस, ये भी आरएमएस, ये भी आरएमएस, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम निकालनी है तो इन सभी को क्या लेंगे फिर? मैक्सिमम। आप कहोगे सर इनकी आरएमएस क्या होगी? अरे आईआरएमएस हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? आईआरएमएस, आईआरएमएस, आईआरएमएस। रेजिस्टेंस का वो आरएमएस थोड़ा होता है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होते हैं। तो अगर आपको वोल्टेज आरएमएस में निकालने हैं, रूट मीन स्क्वायर में निकालने हैं, तो करंट भी रूट मीन स्क्वायर आप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपके पास वीआर था 10, ये है 20, ये है 30, तो 10 20 30 और 30 60, ये 60 नहीं आएगा। इसका आंसर इस तरह से आप निकालोगे कि 10 का स्क्वायर प्लस ये है 30, 30 माइनस 20, उसका करोगे माइनस, फिर करोगे स्क्वायर, और फिर ई नोट निकाल लेंगे, इसका क्या करोगे? अंडर रूट। तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए अलजेब्रिक सम ना करके ये मेथड यूज करेंगे जो आपको कल बताया था कि यूजिंग पैरेललोग्राम, बिकॉज दे आर नॉट इन सेम फेज। आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ओनली आप ये लिखेंगे कि भाई अलजेब्रिक सम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वोल्टेज एंड करंट इन ईच केसेस आर नॉट इन सेम फेज, सभी में सेम फेज नहीं है। जैसे आर में सेम फेज है ना, तो इनमें सेम फेज नहीं है, इसलिए अलजेब्रिक सम ना करके वेक्टर एडिशन से सोल्व करेंगे और इससे सोल्व करेंगे, इससे। अब आप निकालेंगे इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, आगे देखें नेक्स्ट। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ए नोट स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर, हमारे पास ये इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर करोगे तो आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर, वीएल है ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर नहीं, इसमें तो कंप्लीट ही है ये, आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्सए और उसका कंप्लीट होल स्क्वायर, ठीक है। आप सब में कॉमन लेंगे तो यहां से भी आई नोट स्क्वायर बाहर आएगा, यहां से भी आई नोट स्क्वायर बाहर आएगा कंप्लीट से, तो ई नोट स्क्वायर क्या बनेगा भाई? ई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया आई नोट स्क्वायर, यहां से बचा आर स्क्वायर, यहां से बचेगा एक्सएल, यहां से बचेगा एक्सी और उसका कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, ई नोट बाई आई नोट कंप्लीट होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको स्क्वायर अगर उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट, ये बनेगा अंडर रूट। इक्वेशन नंबर आएगी 5। अब आप जिस तरह से वी आर बाई आई नोट, मतलब ई नोट बाई आई नोट आर होता था, ई नोट बाई आई नोट एक्सएल भी होता था, ई नोट बाई आई नोट एक्सी भी होता था जब इंडिविजुअल थे, लेकिन यहाँ पे तो ई नोट बाई आई नोट क्या होगा जब आर भी है, एल भी है और सी भी है। जब तीनों होंगे तो ना तो मैं इसको आर लिख सकता, ना मैं इसको एक्सएल लिख सकता, ना मैं इसको एक्सी लिख सकता। तो ये तो क्या है? ये तीनों रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट है, क्योंकि तीनों है सर्किट में, तीनों है, तो इसको मैं कोई एक नहीं, इसके कंबाइंड हमें नाम देना पड़ेगा। वो कंबाइंड नाम, इसको नाम देते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस। बट ई नोट बाय आई नोट क्या कहलाएगा? इंपीडेंस। मैं वो ऊपर मिटा रहा हूं, उसको देख लो, जैसे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसको। हो गया भाई, देखो इक्वेशन अलग में करंट की आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है, तो भाई क्या बनेगा? देखो यहाँ पे बट ई नोट बाय नोट में ही कर देता है थोड़ा सा, तो बट ई नोट बाई आई नोट इज इक्वल टू जेड। जेड यहाँ पे क्या है? जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस, वेयर जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस। और इंपीडेंस क्या होता है? अगर मैं यही डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिख देता हूं उसमें कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल
इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस L, C एंड R। जब तीनों के तीनों अगर जुड़ जाए तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंपीडेंस। दो भी होंगे जैसे L और R हो गया, C और R हो गया, उसके रेजिस्टेंस को भी हम इंपीडेंस ही बोलेंगे। ठीक है, अकेला होगा तो वो इंपीडेंस नहीं कहलाएगा, अकेला होगा तो इसका कहलाएगा रेजिस्टेंस, इसका होगा रिएक्टेंस, इसका भी क्या होगा? रिएक्टेंस। ठीक है, और L और C का निकालेंगे तो दोनों क्या है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस में से रिएक्टेंस घटेगा तो हमसे भी रिएक्टेंस आएगा, उसको इंपीडेंस नहीं बोलेंगे फिर हम। तो Z हो गया। अब इसकी E नोट बाय I नोट को Z लिख दें इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा? Then Z is equal to R square plus XL minus XC whole square and under. This is impedance। आपके इस क्वेश्चन का जो टॉपिक बन के इसका जो क्वेश्चन बन के आता है ना, वो क्वेश्चन क्या बन के आता है? वो क्वेश्चन सुने आप। क्वेश्चन बन के ये आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस इन द LCR सर्किट। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन इसके लिखाएगा, ऐसा लिखा नहीं है कि एसी सर्किट कंटेनिंग LCR इन सीरीज, नहीं। क्वेश्चन लिखा ये आएगा, कैलकुलेशन फॉर या डेरिवेशन फॉर द इंपीडेंस व्हेन L, C एंड R कनेक्टेड इन सीरीज। आपको इंपीडेंस का डेरिवेशन पूछेगा इसका, तो ये हमने निकाल दिया इसका। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और उसको आगे देखें एक बार। ये हो गया था। अगर आपसे ये आगे जेड की वैल्यू, अब आपसे पूछेगा ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? ईएमएफ कितना है? देखो आपके सामने है ईएमएफ की इक्वेशन है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी? अब ये जो वोल्टेज है ई नोट आपको दिखाई दे रही है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रिजल्टेंट वोल्टेज जो हमारा करंट था उस करंट से आगे है पीछे है? आगे है ना। कितना आगे है? 5 फेज। तो आप उस वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिखेंगे? उस वोल्टेज की इक्वेशन क्या लिखेंगे? और इस फेज की इक्वेशन क्या आएगी? इस फेज की रिलेशन क्या बनेगी? कैसे निकालोगे? देखो, ये नीचे मिटा दो सारा। तो भाई हमारे पास Z का मैग्नीट्यूड हो गया। फेज निकालें तो फेज कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप tan फाई निकाल दें पहले। तो tan फाई कितना होगा? tan फाई स्लोप होता है ना, तो tan फाई स्लोप निकाल दें तो कितना आएगा बेटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है VL माइनस VC, VL माइनस VC एंड डिवाइड बाय बेस VR, VR। सभी अगर हमारे पास वोल्टेज है तो वोल्टेज से हम tan फाई निकाल सकते हैं, और फिर tan फाई का फाई निकालेंगे तो tan इनवर्स यहां चला जाएगा। अगर वोल्टेज नहीं है, रेजिस्टेंस के टर्म में निकाल सकते हैं, तो उसको हम चेंज करें रेजिस्टेंस के टर्म में, तो ये हो जाएगा भाई I नोट XL, ये हो जाएगा I नोट XC, और नीचे आ जाएगा I नोट R। I नोट कॉमन ही क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास tan फाई जो आया वो tan फाई कितना आएगा? This is XL minus XC divided by R, and phase phi, this is equal to tangent inverse XL minus XC divided by R. This is called phase या phase difference। ठीक है, ये आ गया phase difference। इसको phase difference या phase difference, ये phase difference हो गया। अब वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी? ईएमएफ की इक्वेशन क्या बनेगी? ईएमएफ की इक्वेशन बन जाएगी एंड, अब भाई बहुत छोटा पड़ेगा क्योंकि अब ये हमें चाहिए। चलो मैं ये लिख देता हूं, मैं एक लाइन बता देता हूं। Here voltage leads to current by a phase of phi। यह वोल्टेज करंट से लीड कर रही है कितने फेज से? 5 फेज से। तो देन हम उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। इसका एंगल है तो इसके लिए कितना बनेगा? इसके लिए बनेगा ओमेगा टी प्लस फाइव।
इक्वेशन 6, ये आ गई इक्वेशन 7 और ये इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो करंट की इक्वेशन थी I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज की इक्वेशन आएगी E इक्वल टू ए नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। जिस तरह L और C के अंदर यहाँ पे लिखा था पाई बाई 2, तीनों से जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 ना होके क्या आएगा, फाई आएगा। आपको फाई कैसे निकालेंगे, फाई निकालने का ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, फाई, फिर यहाँ पुट कर देंगे, वो E आ जाएगा। ये हो कंप्लीट यहाँ पे LCR। ठीक है, स्पेशल केस भी करेंगे, लेकिन पहले आप ये नोट करें। अब मान लो ये उल्टा आ जाए, मतलब क्या आ जाए कि VC इज ग्रेटर देन VL। अगर पेपर में आ जाए VC इज ग्रेटर देन VL लिखा मिले, चांस अगर आ जाए मे बी, लेकिन होता नहीं वैसे, लेकिन मे भी लिखा आ जाए कि VC इज ग्रेटर देन VL, तो आप ये नहीं करोगे सर VC यहां बढ़ा दें, नो, VL तो हमेशा आगे ही रहेगा करंट से और VC पीछे रहेगा हमेशा करंट से। तो VC अगर ज्यादा हो गया तो VC ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा। अब ये अगर ज्यादा हो जाएगा, मैं बना के दिखा देता हूं, अगर इसमें आपका फेज डायग्राम ये मिटा रहा है, आप उसको अच्छे से नोट कर ले एक बार, क्योंकि इसके स्पेशल केसेस में काम आएगा ये। तो मैं फेजर डायग्राम बना देता हूं। अगर VC ज्यादा हुआ VL का, दोबारा बनाएंगे तो फिर अच्छे से फिर समझ आ जाएगा आपको। फॉर VC ग्रेटर देन VL, इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो पहले तो आपको बनाओगे, पहले इस O पॉइंट से करंट, ये हो गया करंट हमारे पास हो गया I नोट। ठीक है, अब उसमें हम VC, इसका जो एंगल दिखाएंगे पहले, वो एंगल कितना है बेटा, ओमेगा टी। VC कहां होगा, इधर होगा, ये VC है। VL कहां आएगा, VL होगा इधर, ये कितना पीछे, इसके पाई बाई 2 पीछे है ना। इधर एक और चीज बच गई ना, VR भी, तो VR तो करंट के साथ ही होगी। उसके बाद में VL हो गया अपोजिट, ये VL हो जाएगा भाई, दिस इज VL, जो कि इस करंट से पाई बाई 2 आगे, तो ये होगा बेटा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले VC और VL इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। तो भाई ये VL का मैग्नीट्यूड मैं यहां से हटा दूं तो इतना कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो बच गया वो क्या बच गया, अब बच गया VC माइनस VL, ये बच गया। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है इतने का और इसका, यूजिंग पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल इसके खींच दो लाइन। ठीक है, इसके पैरेलल इसके लाइन खींच दो आप, और इन दोनों को डायगोनल बना दें, थोड़ा सा नीचे को बना दो। ठीक है, क्योंकि लाइन बिल्कुल अगर x के अलग आ जाएगी तो कंप्लीट थोड़ी सी नीचे आएगी, इसलिए मैं कह रहा था कि साइन को थोड़ा नीचे रखें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, x के अलग आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, x के अलग आगे सही है, कोई बात नहीं होगी तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक अलग बनाना चाह रहा हूं उसको मैं। तो ये आएगा रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट आ गया E नोट। तो ये जो रिजल्टेंट E नोट होगा वो किसके इक्वल आएगा, ये E नोट जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा भाई E नोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, अब फेज इसका हमारे पास VR क्या है, ये VR है, ये है E नोट, इसी के साथ में फेज बना दे, वो कितना फेज हो गया, 5 फेज। ठीक है, तो E नोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है, VC माइनस VL। अब मेरे ख्याल से आप अपने आप भी आगे कर सकते हैं, क्या आएगा पता चलेगा होगा अपने आप, जहां पे VL था वहां पे क्या आ गया, VC चेंज हो गया बस आपस में। तो हमारा रिजल्टेंट, हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस में XC माइनस XL का होल स्क्वायर,
जेड भी जो होगा वो भी क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, क्योंकि जब अगर बीसी ज्यादा है वीएल से तो एक्स भी ज्यादा होगा एक्सएल से, तो बस ये काम बनेगा आपका आगे। तो ये फेजर डायग्राम आप बना ले बस होगी, ठीक है, कि बाई चांस अगर ये लिखा दे कि ऐसे करे तो उसका रिजल्टेंट आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। करो उसको नोट जल्दी से। अब इसके करते हैं स्पेशल केसेस एक बार, देखो भाई स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ मान लेते हैं एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हैं, मैंने कहा ना कि हम जब करते हैं जनरल में हम इक्वल नहीं लेके चल सकते, लेकिन उस सब केसेस के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गया तो जेड कितना होगा, जेड इक्वल टू आर आ जाएगा। अरे कितने लिखना चाहिए भाई, ये जेड ही है तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, 0 हो गया। यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के ऊपर क्या है अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा आर। अब ये रेजिस्टेंस मिनिमम है कि मैक्सिमम है, देखो सोल्व करके आप देखो ध्यान से। ये आर पे ये दोनों चीजें ऐड हो रही थी, यानी यहाँ पे ये एडिशन थी, तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल हुए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, इस इंपीडेंस की वैल्यू कम होगी। दिस इज इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। और फेज डिफरेंस कितना होगा, जब हमारे पास ये दोनों इक्वल हो गए तो tan फाई कितना बढ़ेगा 0, एंड tan फाई कितना बढ़ेगा 0, और फेज डिफरेंस कितना होगा 0 डिग्री। अब आप बताएं ऐसा कौन सा हमारे पास केस होता है जिसमें फेज 0 होता है। ऐसा केस होता है जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हो। इसका मतलब जब XL इक्वल टू XC हो तो हम ये कह सकते हैं इस टाइम में ना वो ऐसे सर्किट एक तरह से क्या डोमिनेंस होगा, उसमें रेजिस्टेंस डोमिनेंस होगा। वो एक तरह से हम कहेंगे कि वो सर्किट कैसे कहलाएगी, रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगी। द सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट ये कह सकते हैं, और नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है XL इक्वल टू XC, ये आगे आएगी कंडीशन एक, जिस तरह साइक्लोट्रॉन में एक तरह से कंडीशन थी, याद होगी आपको, रेजोनेंस कंडीशन। सेम ऐसे ये भी कंडीशन होगी जो कहलाएगी रेजोनेंस कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, and this condition is called resonance condition। resonance टॉपिक आएगा आगे जो बताऊं उसके बारे में आपको मैं, called resonance, ठीक है। और रेजोनेंस कौन सा, सीरीज या पैरेलल, ये कंप्लीट सा सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, यही कंडीशन होगी दोनों के लिए। तो पहला केस अगर ये हो कि सर्किट में दोनों के दोनों वोल्टेज, जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई अगर सर VL और VC इक्वल हो तो फिर क्या होगा, अगर VL और VC इक्वल होगा तो XL और XC के इक्वल होगा, रेजिस्टेंस कम से कम होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, तो कंप्लीट सर्किट रेजिस्टिव सर्किट होगा। अब बात आती है नंबर सेकंड केस में कि अगर जैसे कि हमने किया था थोड़ी देर पहले कि इफ XL ग्रेटर हो XC से, ये उल्टा भी कह सकते हैं, और अगर मान लो VL ग्रेटर देन हो VC से, तो जब XL ग्रेटर देन XC होगा, XL ग्रेटर देन XC होगा, XL ग्रेटर देन XC होगा, तो tan फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, tan फाई की वैल्यू पॉजिटिव, और फाई की वैल्यू पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसका मतलब कौन आगे रहेगा, आप बताओ मेरे को, आगे डोमिनेंट, तो आगे इसमें फेज आगे रहे, यानी फेज आगे रहने का मतलब जिसमें वोल्टेज आगे रहे, इस फाई की वैल्यू पॉजिटिव आए, इस फाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो इस वोल्टेज की वैल्यू, ये वोल्टेज हमेशा लीड करेगी कि लैग्स बिहाइंड। जब यहाँ प्लस होता है तो हमेशा लीड करती है, तो जब वोल्टेज लीड करती है
करंट से तो कौन सी सर्किट होती है जिसमें वोल्टेज लीड करे, तो इसमें वोल्टेज लीड करे वो सर्किट होती है इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर इफ XL ग्रेटर देन XC देन फाई इज पॉजिटिव। ठीक है, ये फाई की वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी, और ये पॉजिटिव आएगी, वोल्टेज लीड्स टू करंट एंड वोल्टेज लीड्स टू करंट। चाहे कितने से भी करें लेकिन लीड करेगा वो, और अगर लीड करेगा तो वो क्या कहलाएगी, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। देन सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। देन circuit is called inductive dominated circuit। इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। और तीसरा केस उल्टा कर दिया कि मान लो इफ XL कम हो जाए XC से, ज्यादा था, इसका मतलब ये भी हो सकता है, और VC ज्यादा हो जाए VL से, तो क्या होगा, अब वो tan फाई की वैल्यू नेगेटिव, तो फाई भी नेगेटिव आएगा, देन फाई इज नेगेटिव। ये यहां पे अगर नेगेटिव बन जाए, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आप क्या समझते हैं हमेशा, अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब पीछे रहता है, किससे पीछे रहेगा, वोल्टेज है, किससे पीछे रहेगा, करंट से। ठीक है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वोल्टेज एंड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड टू करंट बाय फेज ऑफ फाई। और ये कौन सी सर्किट कहलाएगी, ऐसी कौन सी होती है जिसमें वोल्टेज पीछे रहती है यानी कि करंट आगे रहता है, वो होती है कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। Then circuit is called capacitive dominated circuit। कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये स्पेशल केसेस थे 3। अब इसको नोट करना एक बार अच्छे से। पहले केस में इक्वल, दूसरे केस में ज्यादा, तीसरे केस में कम। तो आप इसे 10 भी दिमाग लगा लें। अगर आपको ये लगे पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग में ना रहे तो ये देख लो, आप अगर XL ज्यादा है तो मतलब कौन होगा, इंडक्टिव डोमिनेटेड होगा। अगर XC ज्यादा है तो कौन ज्यादा होगा, कैपेसिटिव डोमिनेटेड होगा। कैपेसिटिव डोमिनेटेड है तो करंट आगे होगा, इंडक्टिव डोमिनेटेड है तो वोल्टेज आगे होगा। इतना ना दिमाग रखें, दिमाग में याद रखें। ठीक है भाई, अब इसके बस के ग्राफ बना लें। ये मिटा दो, चलो देखो। रेजोनेंस में भी ग्राफ आएंगे, यहां भी है वो ग्राफ, आप यहां भी पढ़ा लें एक बार उसको। ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंपीडेंस and frequency and current in LCR in series। ये ग्राफ जरूर आता है इसके साथ, जब भी LCR आता है तो सीधा से याद रखना, बना लो इसको बेटा। यहां पे होगी मान लो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हो सकती है, न्यू भी हो सकती है, और करंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी, और ये मैक्सिमम करंट किस पे होती है, फ्रीक्वेंसी कर देता हूं मैं।
ये मैक्सिमम जो करंट आएगा यहाँ आई नॉट, वो किस करंट पे आया था? रेजोनेंस कंडीशन पे। और रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इक्वल टू न्यू आर। न्यू आर का मतलब क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब रेजोनेंस के अंदर भी आएगा, लेकिन फिलहाल आप ये ग्राफ यहाँ बढ़ा लें एक बार। और दूसरा है रेजिस्टेंस का, यानी कि इंपेडेंस का और फ्रीक्वेंसी का। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना करंट। तो अगर करंट का इस तरह से ग्राफ है फ्रीक्वेंसी से, तो इंपेडेंस का ग्राफ कैसे होगा? उल्टा होगा। ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी पे न्यू इक्वल टू न्यू आर पे, न्यू इक्वल टू न्यू आर के ऊपर जब यहाँ पे करंट मैक्सिमम था तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो ये रेजिस्टेंस है मिनिमम, और मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था? आर के इक्वल। तो यहां जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इंपेडेंस, वो आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो ये दो ग्राफ हैं, किसके अंदर है? ये एलसीआर का कंप्लीट जो बातें तीनों के तीनों सीरीज में होते हैं तभी ग्राफ है। ठीक है। अकेला एल का और अकेला सी का ग्राफ अलग थे, और तीनों होते हैं तो ग्राफ ऐसे होते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है। सफिशिएंट आज के लिए एलसीआर सीरीज को इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करें। ओके, थैंक यू।